मैं बताना चाहता हूं कि जब प्लेन में हमला करते हैं तो रेशो जो होता है डिफेंडर वर्सेस अटैकर का 1:3 होता है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में वही जो रेशो है वो 1:9/10 हो जाता है। इतना ट्रूप्स की जरूरत होती है। दुश्मन जो है ऊपर मोर्चाबंदी किया हुआ है और जाने के रास्ते बहुत कम है। डिफेंडर ऊपर बैठा है, सारी अप्रोचेज उसने फायर से कवर की है। उसके पास मशीन गन्स हैं, ऑटोमेटिक फायर है, स्नाइपर फायर उसका बहुत एक्यूरेट होता था। और 28 मई को तो आपने देखा कि एक Mi-17 को उन्होंने गिरा दिया। और जैसे जैसे हमने 21 मई को हमला शुरू किया और हम ऊपर जैसे जैसे चढ़ते गए तो हमने देखा कि दुश्मन का फायर जो है वो बढ़ रहा था। ऊपर से भी प्रेशर होता है, नीचे से भी प्रेशर होता है। 22 दिन हो गए हैं, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि भाई क्या बात है। और आप देखिए बिल्कुल खड़ी पहाड़ियों में सामने से ऑटोमेटिक फायर जो है वो सीधा छाती के ऊपर लोगों के, और नीचे से वजन के साथ आपने जाना है। आपके पास बफर्स नहीं है, आर्टिलरी उस तरह से नहीं है, और ये हाई एल्टीट्यूड है। यहाँ पे जो मोटर फायर है वो उतनी इफेक्टिव भी नहीं है। देखिए, मतलब प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि एक कमान अधिकारी के नाते पे, लेकिन कहीं एक परिवार का बड़ा सदस्य होने के नाते अंदर से तो दुख होता है। आपने अपने परिवार के 34 रणबांकुरों को इसमें शहीद हुए हैं, ये दुख तो साथ ही जाएगा जब तक ये जीवन है। लेकिन ये इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के बीच में एक 5353 रह गया है। आपके हिसाब से इसकी क्या वजह रही होगी कि हमने इसे नहीं खाली कराया? जो पीक्स हैं इसमें एक जगह पे बस दुश्मन की पोस्ट बची हुई है। करगिल की लड़ाई का टर्निंग पॉइंट था बैटल ऑफ तोलोलिंग। जब तक कि इंडियन आर्मी ने तोलोलिंग को खाली नहीं कराया तब तक कि हमारे अपने ट्रूप्स इतने मोटिवेटेड नहीं हुए कि हम हर सेक्टर में जाके जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे उनको एविक्ट करें। तो इस टर्निंग पॉइंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, तोलोलिंग की हाइट्स को मैं कैप्चर करना था, ये ऑब्जेक्टिव दिया गया था 18 ग्रेनेडियर्स को। 18 ग्रेनेडियर्स के जो देन सीओ हैं, देन कर्नल खुशहाल ठाकुर, वो हमारे साथ हैं। नाउ ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, बहुत बहुत स्वागत है सर लन टॉप से इस बातचीत में। धन्यवाद आपका। सर, हम कारगिल की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 25 साल हुए हैं। आप सबको बधाई, जितने सर्विसमैन शहीद हुए हैं, जितने सर्विसमैन ने यहाँ पे लड़ाई लड़ी है। हम अपने दर्शकों को लेकिन एक वो चीज़ भी बताना चाहते हैं कि जब जानकारी की कमी थी, जब हमें दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा नहीं था और उतने हम प्रिपेयर भी नहीं थे, तब हमारे जवानों ने क्या फेस किया है इन हाइट्स के ऊपर। तो जो फॉर्मेशंस ने सबसे ज़्यादा लॉस उठाया है उसमें 18 ग्रेनेडियर्स है या 1 नागा है। आप 18 ग्रेनेडियर्स के सीओ थे। जब आपको पहली बार पता चला कि कोई हरकत है और आपको कोई ऑब्जेक्टिव दिया गया तो आपको क्या ब्रीफिंग दी गई थी? देखिए, मैं तो नीचे वैली में था और आतंक का जो युद्ध है, मिलिटेंसी है, वो लड़ रहा था। 16 मई को हमें आदेश मिला द्रास कि यहाँ पे पहुँचो, और हम 18 को यहाँ पहुँच गए। तब देखा कि द्रास में फायरिंग हो रही है दुश्मन की, और काफ़ी क्योस था, और जो हाईवे है वो बाधित हो चुका है, और सिविल और मिलिट्री गाड़ियाँ जो हैं वो नहीं जा रही थी। ऐसी हालात में 19 को जो उस समय के कमांडर थे यहाँ पे द्रास में 121 के, तो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया बाहर खड़े होकर द्रास से कि ये सामने तोलोलिंग की पहाड़ी हैं और इस पे आपको सबसे पहले हमला करना है। और तकरीबन 5 से 6 मुजाहिदीन हैं, आतंकवादी हैं। और जबकि बाद में आप जानते ही हैं पूरी कंपनी की स्ट्रेंथ थी। तो मेरी यूनिट ने ये तकरीबन 22 से 24 दिन रात जो लड़ाई लड़ी है। और जैसे आपने पूछा कि उस समय क्या हालात थे, और सबसे मुश्किल लड़ाई अगर मैं समझूं मेरे लिए तोलोलिंग की लड़ाई थी, टाइगर हिल से भी जी, क्योंकि इसमें मैंने 2 ऑफिसर, 2 JCOs और 20 जवानों को खोया। और जो चुनौतियां थी वो सिर्फ ऑपरेशनल या लॉजिस्टिक की नहीं थी, बल्कि आप देखिए टेरेन भी आप देख ही रहे हैं, 15 से 16 हज़ार की हाइट है, और दुश्मन जो है ऊपर मोर्चाबंदी किया हुआ है और जाने के रास्ते बहुत कम है। डिफेंडर ऊपर बैठा है, सारी अप्रोचेज उसने फायर से कवर की है। उसके पास मशीन गन्स हैं, ऑटोमेटिक फायर है, स्नाइपर फायर उसका बहुत एक्यूरेट होता था। और 28 मई को तो आपने देखा कि एक Mi-17 को उन्होंने गिरा दिया। और जैसे जैसे हमने 21 मई को हमला शुरू किया और हम ऊपर जैसे जैसे चढ़ते गए तो हमने देखा कि दुश्मन का फायर जो है वो बढ़ रहा था। और उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि सच में ये उनके रेगुलर्स हैं, और हमने भी नहीं सोचा था क्योंकि हम तो वैली में थे।
और उस तरह से पर आप देखिए जो अटैकर्स हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब प्लेन में हमला करते हैं तो रेशो जो होता है डिफेंडर वर्सेस अटैकर का 1:3 होता है। मतलब अगर 1 डिफेंडर है तो उसको हमला के लिए 3 चाहिए, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में वही जो रेशो है वो 1:9/10 हो जाता है। इतना ट्रुप्स की जरूरत होती है। और ऑपरेशन आप देखिए इस इलाके में पूरे रात को ही हुए थे। और अब आप देखिए ऑक्सीजन की कमी है, विंड है, बर्फ है, बारिश है, 25 किलो का वजन है, एवैक्यूएशन जब इंजर्ड हो गए आप उनको पीछे कर नहीं सकते, आर्टिलरी आपके पास है नहीं, साजो सामान जो आपको स्नो बूट्स या स्नो इक्विपमेंट चाहिए वो आपके पास नहीं है और ऊपर से लगातार कंटिन्यूसली आपके ऊपर फायर आ रहा है और डेली आपकी कंटिन्यूसली कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो मैं तो सलाम करता हूं कि किस तरह से वो 22 दिन का जो ऑपरेशन, जो चुनौतियां मेरे ट्रूप्स ने झेली और इन सब को पार करते हुए 12 और 13 जून को टू राजरीफ के साथ उनको हमने फर्म बेस दिया, गाइडेंस दी और उसको जो है इसके ऊपर कब्जा किया। और तो इसलिए जैसे आप कह रहे थे कि ये मेजर टर्निंग पॉइंट जो है तोलोलिंग के बाद जो है पूरी लड़ाई में जो एक तो उत्साह बहुत बढ़ गया, एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री हुई और एक स्ट्रेटेजिकल विक्ट्री हुई। और आपने देखा कि फिर उसके बाद मश्को, कारगिल का सेक्टर या बटालिक का सेक्टर है, वहाँ के बाद एक जो पहाड़ियाँ हैं वो गिरती चली गई। और पूरी इंडियन आर्मी भी तोलोलिंग की लड़ाई के बाद वाइजर हुई। तब उन्होंने देखा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, ये तो रेगुलर्स है, हमें थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ा। हाँ, फिर 8 माउंटेन डिवीजन जनरल महेंद्रपुरी के नीचे जो सीआई में था उसको यहाँ लाया गया और पूरा समय दिया गया पूरा तैयारी करने के लिए, रिकॉनेसेंस करने के लिए, आर्टिलरी को बिल्डअप करने के लिए, लॉजिस्टिक को बिल्डअप करने के लिए। और फिर जो सीखी हुई तरीके की तरवीज के मुताबिक जो है वो पूरी जो सफलता आपने देखा, चाहे वो 0.5140 की हो, 0.4875 की लड़ाई हो, टाइगर हिल की लड़ाई हो। और टाइगर हिल के लिए तो मेरे पास सब कुछ था, 120 गन आर्टिलरी का फायर था, तैयारी के लिए समय था, रिकॉनेसेंस के लिए तैयारी थी, सब कुछ था। लेकिन तोलोलिंग की जो है सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी और बहुत कठिन परिस्थितियों में, और जिसमें मुझे 2 अफसर को खोना पड़ा। मेरे सेकंड इन कमांड कर्नल विश्वनाथन जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे, आर विश्वनाथन, और मेजर राजेश अधिकारी, 2 जेसीओ सूबेदार रणधीर सिंह और सूबेदार लाल सिंह, उनको मैंने खोया करके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी, बहुत चुनौतियां थी। और उसके बावजूद भी मैं क्या बोलता हूँ, मैं ऋणी हूँ उन जवानों का जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते वो आगे बढ़े और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप ज़रूर मतलब CICT ऑप्स में थे, लेकिन आपको इस इलाके के बारे में एक जनरल आइडिया, क्योंकि एक CO के लेवल तक जाते हुए आपको आप बहुत सारी चीज़ें सीखते जाते हैं, एक विजडम डेवलप होता है। तो क्या जब आपको हुक्म मिला कि आपको जाकर के तोलोलिंग को खाली करवाना है, तब आपके दिमाग में इस ऑब्जेक्टिव का मतलब इसकी ग्रेविटी क्या थी इस लड़ाई की? क्योंकि मैं ना आपकी मानसिक वो स्थिति जानना चाहता हूँ कि एक CO कैसे डिसाइड करता है कि मैं अपने ट्रूप्स को किसी ऐसे ऑपरेशन में लीड करूँगा जहाँ खतरे का मैग्नीट्यूड ये है, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 4 बड़े हमले करती है आपकी पलटन, और उसमें हम देखते हैं कि एक लेवल ऑफ सक्सेस जाता है आगे, हम नीचे के निचले स्लोप्स, लेकिन जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसको पाने से हम रह जाते हैं। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी, आप क्या सोचते थे जब आपको न्यूज़ मिलती थी कि आपके ये ऑफिसर शहीद हो गए हैं या आपने ये 2 जवान खो दिए हैं? नहीं, शुरू का माइंडसेट तो यही था कि वहाँ 5-6 जवान हैं और मुजाहिदीन हैं, तो वो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जो स्पर्स देख रहे हैं, अप्रोचेस देख रहे हैं, वो आगे एनिमी आया हुआ था, और जैसे जैसे हम अप्रोचेस को कवर करते जा रहे थे और फायर बढ़ता जा रहा था और कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही थी, तब हमें आस हुआ कि नहीं, ये मुजाहिदीन नहीं है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और जब आपने देखा कि 3-4 बार एफर्ट्स करने के बाद भी मेरे और कर्नल विश्वनाथन को इस हमले में जाना पड़ा। क्यों इसलिए जाना पड़ा है कि ऊपर से भी प्रेशर होता है, नीचे से भी प्रेशर होता है। 22 दिन हो गए हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि भाई क्या बात है। और आप देखिए बिल्कुल खड़ी पहाड़ियों में सामने से ऑटोमेटिक फायर जो है वो सीधा छाती के ऊपर लोगों के, और नीचे से वजन के साथ आपने जाना है। आपके पास बफर्स नहीं है, आर्टिलरी उस तरह से नहीं है, और ये हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ पे जो मोटर फायर है वो उतनी इफेक्टिव भी नहीं है। हमने हेलीकॉप्टर की भी कोशिश की, 2 बार मेजर राजेश अधिकारी को मैंने नीचे भेजा, MMG को मॉडिफाई किया, उससे फायर कराया, वो रिवर्स स्लोप में चला जाता, पथरीली जमीन है, उसका भी कोई असर नहीं होता है।
तो मैंने कहा ना कि ये बहुत मुश्किल हालात में लड़ी गई लड़ाई थी, और उस समय किसी को आभास नहीं था कि इतना बड़ा दुश्मन ने यहाँ पे अतिक्रमण किया होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर गए, उसके बाद जब मैंने कहा कि जब 1 या 2 को मैंने कर्ण विश्वनाथन को खोया, तब जनरल महेंद्र पुरी का मुझे रिंग आया कि भाई आप लोगों ने डन योर बिट, जहाँ पे भी हैं आप वहाँ पे अपना फर्म बेस बनाइए, माइन फील्ड्स लगाइए। हम एक फ्रेश बटालियन जो है 2 राजरिक जो है पूरी तैयारी के साथ, पूरा करने के साथ, और 5 तारीख तक आपके बफर्स आ गए थे, और ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह, ब्रिगेडियर ऑल जो है वो 5 से लेके 15 तक, और ऊपर सचिन निवालकर और लेफ्टिनेंट बलवान उसको गाइड कर रहे थे, उसको तहस नहस कर रहे थे 10 दिन कंटिन्यूअसली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि कल्पना कर सकते हैं कि वो दृश्य क्या रहा होगा, क्या मुश्किल रही होगी। सर, एक बहुत मुश्किल वक्त था आपके लिए जब वो लड़ाई आपने यहाँ पे लड़ी, लेकिन हम अंततः वहाँ पे जीते, और आज उस जीत को पूरे 25 साल हो गए हैं। हम सिल्वर जुबली बना रहे हैं कारगिल विजय की। अब आप उस वक्त को कैसे याद करते हैं, और अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, मुझे देखिए मतलब प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि एक कमान अधिकारी के नाते पे, लेकिन कहीं एक परिवार का बड़ा सदस्य होने के नाते अंदर से तो दुख होता है। आपने अपने परिवार के 34 रणबांकुरों को इसमें शहीद हुए हैं, तो उनका दुख तो कहीं होता ही है, लेकिन देश की आन बान और शान के लिए, सुरक्षा के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है, और जिसमें मुझे उनको खोना पड़ा। लेकिन आज 25 साल हो गए हैं, हम उनके परिवारों को मिलते हैं, जो बच्चे छोटे थे आज वो बड़े हो गए, और अच्छी बात यह है कि आज उसमें भी आप लोगों की, मीडिया की वजह से पूरा देश इकट्ठा हुआ था, एक नेशनल प्राइड था, और आज 25 साल हुए हैं, और आज भी आप देखो पूरा देशवासी पूरा सम्मान दे रहे हैं, और पूरी सेना इसमें लगी हुई है, और कल प्रधानमंत्री जी भी द्रास में यहाँ पर उनको मान सम्मान देने के लिए आए हैं। तो ये ज़रूरी है कि अपनी जाति पाति और रिलीजन और रीजन से ऊपर उठकर पूरा देश, एक नेशनल जो फीलिंग है वो उनमें है, एक यूनिटी की भावना है, और अच्छा लगता है। लेकिन एक व्यक्ति हेड ऑफ द फैमिली, ये दुख तो साथ ही जाएगा जब तक ये जीवन है, कि अपने 34 परिवार, क्योंकि इन्फेंट्री में तो राइट फ्रॉम कमीशनिंग और जब वो भर्ती होके आता है तो एक परिवार ही का रूप बन ही जाता है। और आप एक फादर फिगर थे उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, कमांडिंग ऑफिसर होता ही फादर फिगर है। सर, एक आखिरी सवाल मुझे पूछना है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमने देखा कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि अब लड़ाई क्लोज हो गई है, 26 को विक्ट्री डिक्लेयर भी की गई, लेकिन 30 अगस्त तक के हमने अलग अलग सेक्टर्स में लड़ाई देखी है, उसमें शहादत भी हुई है, हमने ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी किए हैं, लेकिन ये इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के बीच में एक 5353 रह गया है। आपके हिसाब से इसकी क्या वजह रही होगी कि हमने इसे नहीं खाली कराया? और क्योंकि ये अब ये है कि ये एक चीज़ बची है इस पूरे, मतलब अगर आप इसको स्काईलाइन कहें या जो पीक्स हैं, इसमें एक जगह पे बस दुश्मन की पोस्ट बची हुई है। देखिए, मैं तो बटालियन कमांडर था, और मेरी सोच तो बटालियन लेवल तक ही रही होगी, लेकिन जो हायर हेडक्वार्टर्स होते हैं उनकी क्या सोच रही होगी, क्या उनकी इसका दृष्टिकोण रहा होगा ऐसा ना करने को, इसके लिए मैं नहीं कह सकता आपको। लेकिन इतना ज़रूर है कि 26 जुलाई को जितने भी पीक्स जहां उन्होंने रिकैप्चर किए थे उनको जो है वापस हमने कैप्चर कर लिया था, और 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के तौर पे मनाई जाती है। और इतना ज़रूर है, 4 जुलाई को जब हम फुट होल्ड टाइगर हिल पे किया था, और उसमें परवेज जो उनके थे नवाज शरीफ जो थे, वो बिल क्लिंटन की गोद में जाके बैठ गए थे, और अटल जी को कह रहे थे कि भाई आप आ जाइए, सीज फायर कर लीजिए, और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं एक एक को नहीं निकाल लेता हूँ, और 26 जुलाई तक ये समय लगा, और 26 जुलाई इसलिए मना रहा हूँ कि उनको जहाँ भी वो आए थे उनको बाहर निकाल दिया गया। एक बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, आपसे बहुत अच्छा लगा। इट्स एन ऑनर टू हैव यू विद अस। आप अभी सुन रहे थे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को। ये ही वाज देन सीईओ 18 ग्रेनेडियर्स, जिन्होंने सबसे ज़्यादा, जो सबसे शुरुआती लड़ाई जिन फॉर्मेशंस ने लड़ी है उसमें से 18 ग्रेनेडियर थी। सबसे ज़्यादा नुकसान इस लड़ाई में जिन्होंने उठाया उसमें से 18 ग्रेनेडियर्स थी। ऐसी और कहानियों को हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, फिलहाल द्रास में हैं। अगर आप इन सारी कहानियों को देखते रहना चाहते हैं तो ललन टॉप के साथ बने रहिए। द्रास से रुआनी के साथ मैं हूं निखिल, आप देखते रहिए दी ललन टॉप।